हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम जो 9 चैप्टर हमारा स्टार्ट करा हुआ था उसमें आगे पढ़ेंगे भी क्या क्या चीज़ें आती है। देखिए, कल जो मैंने आपको बताया था हमारे एवरेज कॉस्ट के एवरेज रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू के बारे में थोड़ा सा बताया था। ठीक है भाई, मार्जिनल रिवेन्यू क्या होती है। मार्जिनल रिवेन्यू क्या होती है, जब हम कोई भी सेल करते हैं, जैसे हमने कोई 100 चीज़ों की सेल की, 100 की और फिर उसके बाद 10 और कर देते हैं, मतलब 110 हो गया, तो जो 10 एक्स्ट्रा करी है वो मार्जिनल, उससे जो रिवेन्यू मिलेगी, सेल होगी, वो मार्जिनल रिवेन्यू होगी। ठीक है, टोटल रिवेन्यू क्या होगी, जो हमने टोटल 110 की जो सेल करी है वो टोटल रिवेन्यू होगी, जो उससे इनकम मिलेगी हमको, मतलब जो सेल से पैसा मनी मिलेगी वो हमारी टोटल रिवेन्यू होगी। एवरेज रिवेन्यू क्या हो जाएगी, जब हम उस टोटल मनी को उसकी क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, मतलब जितनी हमने चीज़ें बेची हैं, सेल करी हैं, उससे डिवाइड कर देंगे, तो पर यूनिट जितने हमारी रिवेन्यू आती है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज रिवेन्यू हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आगे जो इसका मैंने ये डायग्राम देखो, ये ऊपर दिया हुआ है, इस डायग्राम को भी मैंने कल आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि जहाँ पर ये मार्जिनल रिवेन्यू, देखो ये वाली रिवेन्यू जीरो हो जाती है, देखो यहाँ पर ये जीरो होती है, तो यहाँ पर जो हमारी टोटल रिवेन्यू है वो मैक्सिमम होगी। देखो इस पॉइंट पे इधर आगे जाके दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल रिवेन्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, और जब इसके बाद जब ये नेगेटिव होना शुरू हो जाती है मार्जिनल रिवेन्यू, तो टोटल रिवेन्यू क्या होती है, कम होना शुरू होती है। ठीक है, और कब प्रोटेक्शन चलता रहेगा, जहाँ तक ये एवरेज रिवेन्यू इस तक नेगेटिव होने, मतलब जीरो ना हो जाए तब तक प्रोडक्शन करते हैं, इसके बाद बंद करते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। देखिए, अब एक थोड़ा सा आपको बैकअप मिल गया भाई क्या होती है मार्जिनल रिवेन्यू वगैरह, एवरेज रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू। अब देखिए, विभिन्न बाज़ार में पाए जाने वाली जो हमारी रिवेन्यू है वक्रों का एक तुलनात्मक अध्ययन। देखिए विभिन्न बाज़ार, देखिए बाज़ार आपको पता है, एक तो होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार, जैसे कि हमारा मार्केट होता है नॉर्मल, हमारे मार्केट में मान के चलो बहुत सारी दुकानें होती हैं एक ही चीज़ की, तो परफेक्ट कंपटीशन होता है। अब एक दुकान पे जो रेट होगा वो दूसरी दुकान को भी वही देना पड़ेगा, क्योंकि ग्राहक को पता होता है उस टाइम कि अगर ये चीज़ इस रेट की मिल रही है तो सभी दुकानों पे वो ये नहीं है ज़्यादा करके रेट, हाँ थोड़ा बहुत ब्रांड का नाम अलग करके वो उसको रेट, तब वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोला जाता है। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता हो गया। अब जैसे कि हमारे इसके किस एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं, कोई भी, जैसे अब तेल है, तेल की कीमत पूरे बाज़ार में एक जैसी मिलेगी। ठीक है, ब्रांड का नाम डाल के वो उसकी कॉस्ट अलग कर सकते हैं, पर अगर नॉर्मली हम अगर मस्टर्ड ऑयल वगैरह, कोई भी तेल मस्टर्ड ऑयल खुला मिलता है तो सेम रेट चलेगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है मोनोपोली। मोनोपोली किसी चीज़ के ऊपर किसी एक बंदे का जब एकाधिकार हो तो उसे हम मोनोपोली कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मोनोपोली के ऊपर हमारा बिजली का ले लीजिए या रेलवे का ले लीजिए, सरकार की एकाधिकार है ना, सरकार अपने हिसाब से, अगर ये किसी प्राइवेट हाथ में चले जाते हैं तो प्राइवेट जो लोग होते हैं वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, तो उसमें क्या होगा, जनता का ध्यान नहीं रखा जाएगा, रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। फिर इसमें थर्ड पॉइंट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब होता है जैसे कि अपनी ब्रांड की जो चीज़ें होती है ना, कोई भी कंपनी अपना ब्रांड अलग से निकाल देती है और अपने अकॉर्डिंग उसकी प्राइस लेती है, तो वो हो जाता है मोनोपोलिस्टिक। जैसे लक्स की साबुन अलग हो गई, उसके बाद डव की अलग हो गई, मतलब ब्रांड बन गया, ब्रांड के अकॉर्डिंग वो अपना रेट डिसाइड कर देते हैं, चाहे वो इंग्रेडिएंट्स उनके सेम हो। ठीक है, अब आते हैं, चलो अब मैं डीपली थोड़ा सा बताती हूँ इसका बारे में आपको। देखिए, सबसे पहले इसमें दे रखा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की में आगम वक्र कहता है। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह स्थिति है जिसमें एक समान वस्तु के बहुत से क्रेता और विक्रेता होते हैं। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। यदि फर्म अपने उत्पादन को बाजार कीमत से ज़्यादा पर बेचना चाहती है तो उपभोक्ता बाजार में की स्थिति का पूर्ण ज्ञान होता है और पूर्णतः गतिशील होता है, वह किसी दूसरी दुकान को फिर चला जाए, खरीद लेगा। इस प्रकार जो कंपनी अपना उपभोक्ता खो देगी। मैंने आपको बताया ना, ये वो क्या हो गया, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अब अगला पॉइंट देखिए, उसके बाद कहता है, देखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का ये डायग्राम बना के बता सकते हैं हम। देखो ये आउटपुट है हमारा और ये हमारी रिवेन्यू। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू सेम है, क्योंकि जितना हम रेट नहीं बढ़ा सकते, जो हमारा प्राइस है, प्राइस हो गया, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू सेम, अगर 10 है तो 10 ही रहेगा ये। ठीक है, चेंज होने पर चाहे हम 1 बेचे, 2 बेचे, 3 बेचे या 4 क्वान्टिटी बेच दें, तो हमारा एवरेज मार्जिनल रिवेन्यू क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी, एक सीधी लाइन के ऊपर आएगी, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता है। ठीक है, अब ये पूर्ण प्रतियोगिता में
कीमत रेखा के नीचे का क्षेत्र कुल आगम वक्र। अब जैसे ये जो दे रखा है ना नीचे का क्षेत्र, ये क्या टोटल रिवेन्यू कर्व बोला जाता है इसको, ये सारी रिवेन्यू हो गई इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं कि AR कर्व भी सेम है, ठीक है। MR कर्व, ये देखो तीनों सेम ही आएगा, AR कर्व, MR कर्व और P, ठीक है, ये सेम है। अब कहते इसमें आगे देखिए, अगला पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया हुआ है एकाधिकार। एकाधिकार में देखिए क्या चीज़ दी हुई है। एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है और अधिकार की अवस्था में औसत आगम वक्र तथा सीमांत आगम वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरे हुए होते हैं। देखिए अभी इसमें देखो एकाधिकार मैंने आपको बताया है, सिर्फ एक विक्रेता होता है। जैसे कि हमारा रेलवे ट्रांसपोर्ट का है तो रेलवे के अंदर सरकार का ही कंट्रोल होता है, एकाधिकार हो गया। तो इस स्थिति में जो हमारा MR AR अब इक्वल नहीं होगा। अब हमारा MR देखो, जैसे पहले डायग्राम बताया हुआ ना मैंने आपको, MR और AR ऐसे नीचे की साइड जाते तो ये वाला होगा, नीचे की तरफ गिरते हुए होंगे, ठीक है। और जैसे इसने देखो निकाला हुआ है रिवेन्यू मोनोपोली के अंदर, AR किसके बराबर, टोटल रिवेन्यू। ये टोटल रिवेन्यू में जितनी भी सेल करी है हमने, टोटल रिवेन्यू मिली है उससे डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। 10 की सेल करी है, 10 मिल गए, फिर उसके बाद इसके 9 की कर दिया। ये सेम ही अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, 10, 9, 8, 7 ये अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो आप। टोटल रिवेन्यू इसके ऊपर डिपेंड करेंगे। टोटल रिवेन्यू क्या हो जाएगी, 1 गुना 10, 10, 2 गुना 9, 18, 3 गुना 8, 24 और 4 गुना 7, 28 आ गया। अब कुल रिवेन्यू, अब मार्जिनल हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। मार्जिनल का मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो पहले वाली क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी मार्जिनल में, क्योंकि इससे तो कोई प्रोडक्शन ही नहीं किया ना सेल किया। अब जैसे 18 है, 18 में से 10 गया, कितना बचा, 8। 24 में से 18 गया, कितना बचा, 6। 28 में से 24 गया, कितना बचा, 4। ये हमारी मार्जिनल आ गई, ठीक है। और इन्हीं पॉइंट्स के को हम इस पर प्लॉट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अगर आप देखो इसको मैं इसके अकॉर्डिंग प्लॉट करके दिखाती हूँ आपको, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको इसमें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाए। देखिए इसको अगर हम चाहें तो जैसे ये हमारे डाटास दिए गए हैं, V1 है, इसके बेस पे भी हम ये बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके बेस पे चलो बना के देखते हैं, अब थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये हमारा आउटपुट है, ये हमारी रिवेन्यू हो जाएगी इधर। रिवेन्यू हम यहाँ पे कितने 10 तक लेना ना, तो हम 2 to 2 का गैप ले लेते हैं इसमें, ठीक है। थोड़ा सीधा कर दे इस लाइन को। देखिए हम इसके अंदर 2 to 2 का गैप ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सेम गैप रहना चाहिए, 2, 4, 6, 8, 10। तो हमारा फर्स्ट देखिए एवरेज रिवेन्यू हमारी कितनी है, 1 पे 10 है। तो 1 है, 1 पे कितना है, 10। तो हमारा पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ये इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, इधर आ गया पॉइंट। फिर उसके बाद 2 पे कितनी है हमारी एवरेज रिवेन्यू, 9। 2 पे हमारी 9 है, तो ये इधर से जाता हुआ इधर आ जाएगा, ठीक है। 3 पे कितनी है, 3 पे हमारी 8 है, तो 3 पे हमारा 8 आ जाएगा इधर। और 4 के ऊपर कितना है, 4 पे हमारा 7 है, 7, 8 इधर आएगा थोड़ा सा ऊपर, इधर 7 हमारा इस पे बीच में आ जाएगा। तो ये हमारी जो लाइन बन गई, क्या बन गई, एवरेज रिवेन्यू, ठीक है। देखो उसी तरीके की बनी है ना। इसी तरह से हमारी मार्जिनल रिवेन्यू अगर एक चीज़ है हमारी तो 10 है, वही सेम पॉइंट इसका अलग कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 है क्वांटिटी, तो 8 है मार्जिनल रिवेन्यू। 2 क्वांटिटी पे हमारा 8, ठीक है। 3 के ऊपर 6, 3 पे हमारी है 6, ठीक है। और 4 पे हमारी ये 4 है, ठीक है। तो ये हमारा देखिए MR आ गया, मार्जिनल रिवेन्यू, ठीक है। इस तरीके से हम इसका डायग्राम बना सकते हैं इन पॉइंट के जरिए, ठीक है बच्चों। समझ आ गया होगा आपको, ये होप।
फिर उसके बाद देखिए ये कहते हैं एकाधिकार प्रतियोगिता में जो रिवेन्यू कर वो है वो कैसे होता है। एकाधिकार प्रतियोगिता, एकाधिकार प्रतियोगिता, देखो एकाधिकार प्रतियोगिता में क्या होता है, ये दोनों मेरे ख्याल से इक्वल से ही होते हैं। आगे देखिए पेज पे नीचे की ओर गिरे हुए ही होते हैं, पर थोड़ा स्लाइड कम होता है इनका, ठीक है। जैसे ये देखो ये दिखा रखा डायग्राम एकाधिकार प्रतियोगिता का है, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है, होता सेम ही है। सिर्फ पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसे सीधी लाइन होती है AR और MR कर्व की, ठीक है। नहीं तो और दोनों में इनमें ना से इस तरह से ढलान वाले होते हैं, पर ये कम ढलान के होते हैं, उसमें ज़्यादा ढलान का होता है, इसमें कम ढलान का होता है। सेम वो पॉइंट दे रखे हैं, देखो इसमें ये क्वांटिटी थोड़ी सी डिफ़र कर दी, ठीक है, ये क्वांटिटी थोड़ी सी डिफ़र है, तो इस कारण से ये पूर्ण प्रतियोगिता मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कुछ ना कुछ अलग देके पर हम वैरायटी हमें मिल जाती है। ज़रूरी नहीं कि हम उसी दूसरा ब्रांड की भी ले सकते हैं, ब्रांड के उसमें तो थोड़ा बहुत कंपटीशन इसमें होता है हल्का फुल्का, ठीक है। अब आता है जैसे इसमें बता रखे हैं एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के इसके कर्व को बता रखे हैं, ये डायग्राम इसी के तरीके से बता। देखिए जैसे एक का है इसी तरह से जैसे मैंने पहले वाला बनाया उसी तरीके से आप बना लेना इस डायग्राम इस डाटा के थ्रू, ठीक है। आइए देखिए अभी कहता है जो ये पोर्शन हमने एकाधिकार प्रतियोगिता का बताया था, इसमें जो नीचे का जो क्षेत्र है वो हमारी टोटल रेवेन्यू होती है, इससे MR के नीचे के क्षेत्र में इसी को बताया गया है कि भाई कैसे होती है। इसी कारण से कहा गया है कहते कि उत्पादन से MR का निरंतर कम होता रहा है। देखो ये जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो देखो AR इतना कम नहीं हो रहा, पर MR जो है वो कम होता चला जा रहा है, तो जो नीचे की टोटल रेवेन्यू है इससे इफेक्ट होएगी। और जहाँ पर ये इसको काटेगा ना इधर तक ये पॉइंट पे टोटल जो रिवेन्यू है वो हमारी हाईएस्ट हो जाएगी और उसके बाद क्या हो जाएगी नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब इस चीज़ को कहते हैं अलग अलग स्तर को बताया गया। देखो इसमें अभी कहते हैं बाज़ार के में विभिन्न बाज़ारों में मांग वक्र जो डिमांड कर्व है, आप देखिए डिमांड कर्व अलग अलग आ गया विभिन्न बाज़ारों के अंदर। तो ये कहते हैं देखो DP DM और DP मतलब परफेक्ट कंपटीशन होता है, DP का मतलब परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपको बताया था अभी MR और AR भी इक्वल होती है, जैसे ये सेम लाइन होती है गिवन है, सेम लाइन होती है ये वाली, ठीक है। अब ये क्या है DP है, DP है मतलब डिमांड इन परफेक्ट कंपटीशन, डिमांड क्या होती है सेम चलती चली जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड इसके अंदर आता है DM मतलब कि कम लोचदार। इसमें क्या होती है पूर्णतः देखो फर्स्ट में जब परफेक्ट कंपटीशन होता है पूर्णतः लोचदार होती है, भाई हम मान के चलते कंज्यूमर को सारी चीज़ों का ज्ञान है। फिर उसके बाद आते हैं DM एकाधिकार, ठीक है, ये कम लोचदार होती है, ठीक है। कम लोचदार का मतलब क्या होता है, अब जिस जो ट्रेन से जाना जाता है तो जाएगा, क्योंकि उसके पता ही है लोगों को भी ज़्यादा दूर की सवारी अगर हमने कर दिया तो ट्रेन ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी, ठीक है। अगर हमने बजट को देख के चलना है तो उसमें क्या होता है कम लोचदार होती है। फिर उसके बाद है DMC ये कहता है कि भाई अधिक एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता ये अपेक्षाकृत अधिक लोचदार होता है, क्योंकि जैसे पूर्ण लोचदार में तो क्या होता है कोई भी चीज़ खरीद लेते खुली लेनी है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस रेट मतलब किसी दुकान से ले। पर जब हमारी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता आ जाती है तो उसमें पूर्ण प्रतियोगिता की तरह थोड़ा बहुत कंपटीशन होता है, क्योंकि उसमें ब्रांड का नाम अलग दे दिया पर वो होती तो सेम क्वांटिटी का थोड़ा बहुत उसमें चीज़ें अलग कर देते हैं, तो इसके कारण उसमें थोड़ा सा अधिक लोचदार हो जाती है। इस वाले से ये थोड़ा सा ज़्यादा लोचदार है, ठीक है। और ये कंडीशन बताई हुई है, ठीक है, ये DP की बताई है इसने, तीनों कंडीशन के इसने डायग्राम बताए हुए हैं। ये DMC की है मतलब कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और ये मोनोपोली की है। मोनोपोली में कम लोचदार है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लोचदार है, और इसमें तो पूरी तरह ही लोचदार है ये वाला, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, कल इसके कुछ सम्स हैं जो पेपर में आते हैं वो बताएंगे आपको। थैंक यू।